जय श्री राम। योगेश अनंतकाल सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे प्रथम हमारे शूर वीर पराक्रमी भारतीय सैनिकों का अभिनंदन। जिस तरह से आत्मनिर्भरता से भारत आज ताकतवर फौज बन के उभरा है, बस मित्रों त्रिवार वंदन है उन वीरों को जिन्होंने पोर्कियों की पैंट गीली कर दी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। कहते हैं मित्रों कि मित्र बोध से ज्यादा शत्रु बोध बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि शत्रु बोध आज अब्दाली का करने की ज्यादा जरूरत है। अब्दाली की सोच और उसकी जो करनी है उससे हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। वैसे दत्ता जी का निधन ये अगर अब्दाली के नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप सोचे, कंदहार से 80,000 अफगानी ईरानी धर्मांध और घोर इस्लामी फौज लेके ये बंदा निकला था। आगे बढ़ते हुए पूरा जो वायुव्य भारत था वो अब्दाली ने जीत लिया। उत्तर पंजाब, हरियाणा ये दोनों प्रदेश जीतते वो दिल्ली आ गया। दिल्ली से दोआब गया, रोहिलाखंड पूरा टापू उसने जीता। सारे भारतीय हिंदू सरदार जो रास्ते में थे, ज्यादा नहीं मिले, 2-4 मिले, उनसे वो भिड़ता गया और जीतता गया। 10 जनवरी 1760 को दत्ता जी का निधन हो गया। मित्रों क्या समझ आता है? लक्ष्य को पार करने की उसकी जबरदस्त इच्छा नजर आती है, उसका आत्मविश्वास नजर आता है, उम्मीद के कर्तव्य का दृढ़ता से पालन उसने किया है वो समझ आता है। और वैसे भी अब्दाली सेल्फ मेड मैन था। वो कोई बापजदे उसके नवाब नहीं थे। एक कबीले का आदमी था जो आगे इतने बड़े साम्राज्य का सुल्तान बना। मुझे उसके पूर्वा इतिहास में कोई मतलब नहीं है, हमारा वो विषय भी नहीं है, लेकिन 10 जनवरी के बाद में उसने भारत में जो चालें चली हैं उससे पता चलता है कि वो अपने निर्णय पर बड़ा निश्चल हुआ होगा। एक नायक की तरह उसकी सोच नजर आती है। और बेशक वो एक योद्धा, सुलझा हुआ सेना नायक, रणनीति युद्ध नीति में माहिर आदमी दिखता है। दत्ता जी के निधन के बाद मराठों को निपटाना उसका अगला लक्ष्य था। और यहाँ के हमारे अंदर घर के इस्लामी जो धर्मांध जानवर है वो तो उसके साथ अखंड उसके पीछे अपनी दुम हिला ही रहा थे। मुझे नहीं लगता कि अब्दाली धर्मांध जानवर था। अब ये दुर्भाग्य है कि भारत में बसे इस्लामी खूनी दरिंदे सूफियों ने उसके इस्लामी होने का यहाँ बड़ा फायदा उठाया है, क्योंकि 3 अलग अलग समकालीन लेखकों के जो पुस्तक है वो पढ़ने के बाद और हमारे जो बखरकार है उन्होंने जो घटनाओं का कथन किया है, ये मित्रों निश्चित है कि अब्दाली इस्लामी अब्दाली से ज्यादा अब्दाली कबीले को समर्पित योद्धा लगता है। 10 जनवरी को अफगानों के साथ बुराड़ी कांड हो गया। 20-25 किलोमीटर पे लाल किला था। वो पैसे के लिए तो भारत में आया था, है ना? वो मराठी में कहते हैं स्वार्थात परमार्थ। मैं परमार्थ करते करते अपना स्वार्थ भी साध लेना, बस यही हो गया। स्वार्थ में परमार्थ अब्दाली ने किया, पैसों की लूट की, पैसा भी मिला, मुल्लाओं का दारुल इस्लाम के प्रति एक पांव ज्यादा और आगे बढ़ गया। उसने अपनी धर्मांध जाहिल मोमिन सेना को दिल्ली लूटने की खुली छूट 10 जनवरी के बाद दे दी।
मित्रों, पहाड़गंज में पठानों ने भाई जलाने के लिए हिंदू और दिल्ली वासियों के घर तोड़े। बताओ, हाँ, घर से जुड़ी जो लकड़ी थी वो घर तोड़ के पठानी सेना ने उठाई और जला के लिए ले गए। अब्दाली उनको कुछ नहीं बोला, उसको मतलब ही नहीं था। याद रहे, इस क्षेत्र में भी जो क्षेत्र है पहाड़गंज का, वो जामा से सटा हुआ क्षेत्र है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे ये धर्मांतरित लाचार हिंदू बसे थे, अशराफ भी बसे थे, मुस्लिम व्यापारी चांदनी चौक के थे वो भी यहीं बसे थे। हाँ? तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रोने की ज़्यादा ज़रूरत है। लाल किला, ये चांदनी चौक, ये बाजार पठानी फौजों ने पूरा लूट लिया। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे अब्दाली ने दिल्ली का बादशाह को नहीं बदला और जो वजीर शाह वली का भांजा था याकूब अली, उसको दिल्ली का गवर्नर बना दिया। दुर्रानी 27 जनवरी को कुंभेरगढ़ सूरजमल पे चढ़ाई करने के लिए आया। 7 फरवरी को उसने डिग हासिल कर लिया। यहाँ उसने अपनी सेना के 2 हिस्से किए। हमारी मल्लिका जमानी भोपाल वाली मालूम है ना आपको? तो डिटेल तो मैंने बता दी आपको। ये मल्लिका जमानी अब्दुल और नजीब का एक भाई था, मोहम्मद खान। वो भी आपको याद होगा कि यही तो मोहम्मद खान है कि जो नजीब का याचना पत्र लेकर कंदहार पहुंचा था, ये वही है मोहम्मद खान। इन तीनों को मराठों के पीछे दौड़ाया। मल्हारबा 11 फरवरी को दिल्ली से सटे नारनौल में थे। गिलचित 18 फरवरी को रेवाड़ी पहुंचे उनके पीछे। मल्हारबा उन्हें चकमा देकर बहादुरगढ़ निकल गए। बहादुरगढ़ यानी आपको पता होगा दिल्ली का, तो बहादुरगढ़ बस 25-30 किलोमीटर ही दूर है दिल्ली से। मल्हारबा उन्हें चकमा देकर बहादुरगढ़ निकले। 24 फरवरी को मराठे फिर दिल्ली में कालकाजी तक पहुंचे। 27 फरवरी को यमुना जी पार करते हुए दोआब मराठे आए, जहां से एक अब्दाली का खजाना नजदीक से जा रहा था। अब उसका नेतृत्व अहमद शाह बंगश कर रहा था। 28 फरवरी को मल्हारबा सिकंदरा पहुंचे। ये तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बता दिया है, लेकिन हम अब अब्दाली का व्यक्तित्व देख रहे हैं तो नजरिया अब्दाली का रहेगा, इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन तो होगा, आप समझ सकते हैं। 28 फरवरी को मल्हारबा सिकंदरा पहुंचे। सिकंदरा यानी आगरा से 4-5 किलोमीटर बस दूर है। 1 मार्च को थी होली। मराठी फौजों ने सिकंदरा में जम के होली मनाई। सिकंदरा लूटा, नवाब को भगाया और होली वहीं उसी सिकंदरा में मनाई। अब मराठों को पार करने मराठों ने क्या कहते हैं, गंगा जी को पार करने के लिए बहुमूल्य 3-4 दिन जाया कर दिए। अब मल्हारबा की उनके पीछे की सोच क्या थी, ये आज तक किसी के सामने नहीं आई। 1 मार्च को अब्दाली ने जहान खान, पसंद खान और कलंदर खान, इन तीनों को 15,000 पठानों के साथ मराठाओं को रोकने रोहिलाखंड भेजा। 4 मार्च को गंगाधर पंत उन्हें नजर आए। वहां घनघोर संग्राम हुआ। मल्हारबा वहां से युद्ध क्षेत्र से मात्र 13 किलोमीटर दूर थे। गंगाधर पंत यहाँ भागने में कामयाब हो गए। वहां से वो मथुरा भाग गए। मल्हारबा ने भी आगरा के लिए दौड़ लगाई। मथुरा के जमुना जी के तट पर जहान खान गंगाधर के पीछे पड़ गया था। यहाँ अब्दाली की रणनीति आप देखिए। अब्दाली बस 1 दिन पीछे चल रहा था जहान खान के। सरदारों को तो उसने मराठाओं से भिड़ने के लिए आगे भेज दिया था, लेकिन मात्र 1 दिन पीछे बैकअप के लिए स्वयं को उसने तैनात किया था। अब्दाली ने भी, जो हम सोच रहे हैं, शायद यही सोचा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 1760 में
एक दिन पीछे का मतलब आप कितना लोगे? आप समझ लो, मेरे ख्याल से 40-50 किलोमीटर दूर रहेगा, पीछे रहेगा, है ना? तो बस उतना ही पीछे अब्दाली था। अब्दाली लगातार उनका पीछा कर रहा था। दिल्ली क्रॉनिकल में पूरे फरवरी महीने की घटनाओं को लंदन में छापा था। लंदन दिल्ली क्रॉनिकल के नाम से लंदन में अखबार निकल रहा था। 1760 की मैं बात कर रहा हूँ। आगरा से मल्हार बाबा भरतपुर गए। वहाँ एक गांव में गंगा किनारे सूरजमल से उनकी मुलाकात हुई। सूरजमल ने उन्हें आश्वस्त भी किया और गंगाजल और बेल पत्र हाथ में लेकर होलकरों की सुरक्षा का वचन होलकरों को दिया। दुर्रानी और जहान खान के पीछे बैकअप के तौर पे चलते चलते कोल पहुंचा। कोल यानी आज का अलीगढ़। कोल उस वक्त भरतपुर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। वहां था रामगढ़। रामगढ़ का किलेदार था दुर्जन साल। दुर्जन साल अपनी स्वामिनिष्ठा के लिए मशहूर था। दुर्रानी के हमले को दुर्जन साल ने बड़ा शौर्य दिखा के जवाब दिया, लेकिन यहाँ संख्या बीच में आ गई। ज्यादा संख्या होने से पठान इस युद्ध में जीत गए। वो दुर्जन साल था। वो हारने के बाद में अफगान फौजों के सामने दुर्जन साल ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा किला पठानों के अधीन कर दिया। समझ सकते हैं दुर्जन साल बड़ा हतबल हुआ था, क्या करता। एक तो वो सूरजमल से 80-100 किलोमीटर दूर था। अच्छा, बीच में अथांग यमुना जी थी, उफान पे भी शायद थी। अब्दाली ने मार्च को मराठों को अब जैसे तोड़ दिया था, शारीरिक रूप से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ कि पराभूत और बार बार हारने से, मराठों की चालों को नाकाम करने से मराठों पे जो मानसिक आघात हुआ था, उस आघात से मराठा ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, कमज़ोर पड़ गए थे। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने वाली थी। नाना ने दक्कन से फौज भेज दी थी। ताजे दम के साथ युवा व मावड़े उत्तर को आ रहे थे और यही कारण है मित्रों कि सारे अफगान 3 महीने अलीबाग में, कोल में अपना वो वर्षा छावनी लगा के वहाँ कायम रहने लगे। नजीब ने यहाँ पे चार्ज ले लिया। अफगानों को उसने विश्रांति दी। मित्रों, अगर आपको याद होगा तो बखरकार ने लिखा है कि अब्दाली ने अपनी छावनी अनूप शहर के पास डाली थी। ये मैंने आपको बताया था। तो ये दिल्ली क्रॉनिकल और ये अंग्रेजी लेखक और तवारीखकार, इन्होंने लिखा कि भाई अब्दाली कोल अलीगढ़ के पास युद्ध छावनी बना के रहने लगा। मैंने थोड़ा सा जांचने की कोशिश की कि अनूप शहर और अलीगढ़ के बीच में अंतर कितना है। मित्रों, अंतर मात्र 57 किलोमीटर है, 57 किलोमीटर्स। यानी कि हम आज कह सकते हैं कि हाँ, अब्दाली अनूप शहर के पास छावनी अब्दाली ने डाली थी। और अंग्रेज लेखक भी सही कहता है कि हाँ, अलीगढ़ के पास अब्दाली ने छावनी डाली थी। मित्रों, इतिहास की घटनाओं को सत्यापित करने का ये तरीका मुझे बड़ा पसंद आया, है ना। 4-5 अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लेखकों को आप पढ़िए, अपने तर्क वितर्क से समझने की कोशिश करिए क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। मित्रों, पानीपत की पूर्व पाठिका कथन आप करने में मुझे तकरीबन आज 175 एपिसोड लगे हैं। मैंने ये इसलिए ज़रूरी समझा कि औरंग्या की हत्या से हमने ये सीरीज शुरू की थी। लक्ष्य था हमारे हिंदी भाषक मित्रों को पानीपत की और मराठों की पूर्ण जानकारी मिले और अंतिम सत्य क्या है वो हमारे मित्र जाने।
परिस्थिति बदलते सरदारों का रवैया हमारे मित्र हिंदी भाषिक मित्र जान सके। एक ही दिन में पानीपत में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, ये हम जानते हैं। 175 एपिसोड में हमने मराठों का नजरिया पूरी तरह से शायद देखा। इसलिए ये एपिसोड में ये शत्रुबोध करना मुझे आवश्यक लगा कि भाई मराठों की बाजू तो मैंने उनकी कमतरती का ये कमियां भी मराठों की मैंने आपको लगातार बताई हैं, कहाँ कहाँ उनसे चूक शायद हुई ये भी बता दिया है। सरदारों के स्वभाव विशेष हमने जाने हैं, लेकिन अब शत्रुबोध तो जरूरी है ना। अब्दाली को समझना मित्रों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि गल्फ में इस्लाम कैसे अलग दिशा में चला गया और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो रत्ना मंडी वाले भिखमंगे इस्लामी है ना, इनका इस्लाम कैसे अलग रास्ते चला गया। वंदे मातरम।